क्राइम की दुनिया में अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं। उनमें से एक होते हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग ही करते हैं। ये किडनैपर अगर किसी को उठाकर लाते हैं किडनैप करके, और अगर उनके पास में कोई रखने की प्रॉपर जगह नहीं है, तो ये लोग दूसरे गिरोह को यानी दूसरे किडनैपर्स को उस इंसान को बेच देते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान 5 करोड़ रुपये तक का दे सकता है, तो ये लोग 50 लाख रुपए के अंदर या 60 लाख रुपए के अंदर किसी दूसरे गिरोह से सौदा करके इस इंसान को उनके हवाले कर देता है। ये खास करके यूपी बिहार में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, बीच में चला था, खैर अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल में है शायद। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही किडनैपर्स के ऊपर है। आज की कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में भरतपुर है। भरतपुर में एक परिवार रहता था। वो उनका मार्बल का बिजनेस था और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस था। इनके 2 बेटे थे, एक सुरेश और एक का नाम था कपिल। सुरेश की उम्र 35 साल थी, जबकि कपिल की उम्र 40 साल थी। जैसे ही सुरेश और कपिल ने अपनी जवानी के दौर में कदम रखा, इन लोगों ने अपने पिताजी के बिजनेस को पूरी तरीके से हैंडल कर लिया और इन लोगों ने उस बिजनेस के अंदर 4 चांद लगाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे इन लोगों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाम हो गया और ये लोग बहुत चर्चा में आ गए और इन लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। अचानक सितंबर 2016 को सुरेश को एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं पटना से बोल रहा हूँ, और वो अपना नाम बताता है गोपाल गोहिल। गोपाल गोहिल नाम का एक शख्स उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पास में 200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जहाँ पर मार्बल्स की रिक्वायरमेंट है। वैसे ये लोग, ये कपिल और सुरेश, ये दोनों भाई भी गवर्नमेंट से इन टेंडर्स लेते थे और लेकर उसको पूरा करते थे। तो इनको गोहिल का फ़ोन आया तो ये लोग खुश हो गए। इनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सौदा है, 200 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है। इन लोगों ने हाँ कर दिया। यानी 3-4 दिन 5 दिन इन लोगों की फ़ोन पर गोहिल से बात चली। उसके बाद में इन लोगों ने आपस में डिसाइड करने के बाद में उसे हाँ कहा तो गोहिल ने कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा पटना एक बार साइट विजिट करने के लिए, और इसी बहाने आप लोगों की और मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। मैं आपको फ़्लाइट की टिकट भेज देता हूँ। और नेक्स्ट डे गोहिल ने वहीं का दिल्ली का एक लोकल एजेंट था, उससे फ़्लाइट की टिकट इनको करवा दिया। और गोहिल ने इनसे कहा था कि फ़्लाइट का आने जाने का किराया, वहाँ पर यानी पटना में रहने का बंदोबस्त, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ हमारी तरफ से आपको फ्री रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सुनकर इन लोगों को ऐसा लगा कि शायद बहुत जेन्युइन पार्टी है और शायद हमको 200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट ये मिल जाएगा। 21 अक्टूबर 2016 को ये दोनों भाई सुरेश और कपिल दिल्ली से निकलते हैं पटना के लिए और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते तकरीबन 4 बजे के आसपास शाम को। जैसे ही ये लोग पहुंचते और फ्लाइट में इनका मोबाइल बंद था, और जैसे ये लोग मोबाइल को ऑन करते तो इनको एक एसएमएस आता है और वो एसएमएस में लिखा होता है कि हमारा अजीत नाम का एक ड्राइवर है जो स्कॉर्पियो लेकर बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है एयरपोर्ट के, आप उनसे मिल लीजिए और वो आपको हमारे पास में सही सलामत लेकर आ जाएगा। ये दोनों भाई उसे आकर ढूंढते हैं बाहर, वो उनको मिलता है और ये लोग उसके साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद में तकरीबन 2-2.5 घंटे तक गाड़ी चलती रहती है, 2.5-3 घंटे तक गाड़ी चलती रहती है। और चलते चलते काफ़ी देर हो जाता है। ये दोनों भाई भी सोचते हैं कि इतना दूर है, खैर कोई बात नहीं। इनकी तो दिलो दिमाग में ये था कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन पार्टी है, जब भी आने जाने का खर्चा, फ्लाइट वगैरह का खर्चा और रहने का, खाने पीने, सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया है पार्टी ने। अब ये लोग दोनों अंधा विश्वास करके गाड़ी में बैठकर 2.5-3 घंटे तक सफ़र करते हैं। अब ये जो ड्राइवर होता है अजीत, ये सुमसाम एक इलाका दिखता है, उस इलाके में एक कार खड़ी होती है, उस कार के पास में ये गाड़ी लेके जाकर रोकता है। उस कार के अंदर पहले से ही 6 लोग मौजूद थे। वो 6 लोग इसकी अजीत की गाड़ी को आकर खोलते हैं और ये जो दोनों भाई थे सुरेश और कपिल को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं और पीटते हैं और इनको उस गाड़ी से निकाल कर खुद की गाड़ी में डालते हैं और कहीं और लेके जाते हैं। और काफ़ी दूर लेके जाने के बाद में इनसे ये लोग कहते हैं कि अब तुम लोग किडनैप्ड हो चुके हो, और लेके जाकर एक सुमसाम, एक जंगल जैसा एक इलाका होता है, उसमें एक कमरा होता है, उस कमरे में ये लोग उसको डाल देते हैं, कपिल को और सुरेश को। और
इनके घर वाले यहाँ पर परेशान हो जाते हैं दिल्ली में कि अभी तक वो लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे। और नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन ये लोग उनके घर पे फ़ोन करते हैं दिल्ली में, और ये किडनैपर्स करते हैं और कहते हैं कि हमको 5 करोड़ रुपया चाहिए। अगर 5 करोड़ रुपया हमको नहीं मिला तो आपके दोनों बेटों की लाश आपको आपके घर पर पहुंच जाएगी। इसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, आपस में ये लोग सलाह मशवरा करते हैं। सलाह मशवरा करने के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और ये लोग डिसाइड करने के बाद में इनके जो पिताजी होते हैं, पिताजी तुरंत पटना के लिए रवाना होते हैं। इनके साथ में और 1-2 लोग होते हैं। ये लोग पटना पहुंचकर पटना के जो एयरपोर्ट का जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पर ये लोग कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद में पुलिस जब सुनती है कि इनको रिकॉर्डिंग होती है, वो आवाज़ जो 5 करोड़ रुपए मांगता है, ये सारी चीज़ें सुनकर पुलिस भी एकदम अलर्ट हो जाती है। और अलर्ट होने के बाद में एसपी डीएसपी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कमिश्नर साहब वहाँ के इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद में पुलिस उनकी तहकीकात शुरू करती है। तहकीकात शुरू करने के बाद अभी शुरुआत कहाँ से करें, मामला यह है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। अब वहाँ से शुरुआत करते हैं। जो एजेंट था, जो एजेंट ने लाकर इनको टिकट दिया था, वो टिकट वाले एजेंट के पास पुलिस पहुँचती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में वो बताता है कि मुझे ऑनलाइन किसी ने पैसा भेजा था और एड्रेस भेजा था और इनका डिटेल्स भेजा था, नाम पता एड्रेस, मैंने वो हिसाब से इनको टिकट लाकर घर पे इनके दे दिया। मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अब पुलिस परेशान, आगे क्या करें। आगे फिर पुलिस ने जो नंबर से एसएमएस आया था उस नंबर को पुलिस ने ट्रेस किया। अब वो नंबर को ट्रेस करने के बाद में पता चला कि यहाँ से भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई पुलिस को। वो नंबर से एक एसएमएस आया था और सिर्फ इन्हीं को फ़ोन आया था और किसी को भी फ़ोन नहीं आया था। पुलिस परेशान, क्या करे। अब यहाँ पर ये वक्त बीतता जा रहा है और ये दोनों किडनैप्ड है और इसके घर वाले आके यहाँ पर बैठे हुए, ये सारा मसला। और फिर कहीं ना कहीं मीडिया भी चिल्लाने लग गई। पुलिस ने और ज़्यादा वो उस मोबाइल नंबर पर गौर किया तो उस मोबाइल नंबर से एक और नंबर मिला पुलिस को, जो नंबर डायल किया हुआ था, यानी एक इन्हीं का नंबर डायल किया था। इनका नंबर डायल करने के कई महीनों पहले एक नंबर डायल किया हुआ था। वो नंबर पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये नंबर किसका है। तो पुलिस को एक आदमी का एड्रेस मिला। वो एड्रेस पे पुलिस तुरंत पहुंची, जो इलाहाबाद का था। इलाहाबाद में पुलिस तुरंत पहुंच के पुलिस ने उसको लेकर आई पटना में लाने के बाद में उस इंसान ने कहा, जो बात कही, वो बात सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरा भी किडनैप हुआ था और मैंने किसी का किडनैप नहीं किया और मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। ये सुन के पुलिस वाले और ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं हमको एक बड़ा क्लू मिल गया है और शायद इसके ज़रिए हम लोग उन क्रिमिनल्स तक पहुँच पाएंगे। मगर ये जो उम्मीद थी पुलिस की, ये उम्मीद भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। फिर इसने बताया कि ये भी किसी चीज़ का टेंडर लेता है और इसको भी फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद में ये अपने एक फ्रेंड के साथ में पटना आया था। पटना आने के बाद में एक कार आई, वो कार ने इनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में ये लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर 6-7 लोगों ने इन पर हमला किया। हमला करके इनको बंदी बनाया, हाथ पैर इनके बांध के किसी एक बंद कमरे में लेकर गए और वहाँ लेके जाकर छोड़ दिए। क्योंकि वो बंद कमरा बहुत ज़्यादा जंगल का इलाका था, वहाँ जानवरों का भी डर था और वहाँ से कोई निकल नहीं सकता है, बिना किसी गाड़ी घोड़े के इंसान नहीं निकल सकता है। तो वो जो किडनैपर्स थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, क्योंकि उनको मालूम था कहीं नहीं जा पाएगा, खाली दूर दूर से वो लोग पहरा दे रहे थे। तो उसने कहा कि मैं किसी तरह वहाँ से बचकर आया और मुझे इत्तेफाक से हाईवे पे एक कार मिल गई। वो कार वाले ने मुझे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर गया। मैंने पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस की एक टीम मेरे साथ आई और आकर मैंने अपना जो फ्रेंड था, मैंने अपने फ्रेंड को भी छुड़वा दिया। मगर क्योंकि पुलिस ने सोचा कि ये मामला ऐसा नहीं है कि किसी का किडनैप हो गया और मिल नहीं रहा है या कोई रैंसम पे किया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये मामला ऐसा था कि किडनैप हुआ था और अभी वो लोग सही सलामत हिफाजत से हैं और छूट चुके। इसलिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने में या एफआईआर लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और हम लोग क्योंकि यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग भी दूर रहते, तो हमको आना जाना, इलाहाबाद से यहाँ पटना आना जाना हमको भारी पड़ेगा, ये सोचकर हम लोगों ने भी कंप्लेन या एफआईआर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए उसकी कोई कंप्लेन ही नहीं हुई थी। दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है, एक बात है खाली कि एक बहुत अफसोस की बात है कि आज भी हम इस देश में जी रहे हैं जहाँ पर कई लोगों का किडनैप हो जाता है और किडनैप होने के बाद में किडनैपर्स को ये लोग पैसे भी दे देते हैं
और चुपचाप आके घर में अपने सो जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं करते हैं। दोस्तों ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपके साथ में किसी भी तरह का आपको लगता है कि मेरे साथ में क्राइम हुआ है तो आप पुलिस के पास ज़रूर जाइए। पुलिस आपका बेसब्री से इंतज़ार करती है। पुलिस ये चाहती है कि हमारे थ्रू किसी को इंसाफ ज़रूर मिले। तो आप लोग प्लीज़ पुलिस की सहायता हर मामले में लीजिए। तो इसने अपने फ्रेंड को भी छुड़ा के लाया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब पुलिस फिर से परेशान कि अभी क्या किया जाए। फिर पुलिस ने वो जो नंबर था वो किसके नाम पर था वो इन्वेस्टिगेशन किया और वो नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मर्स को पूछताछ पुलिस ने चालू की। तो पुलिस को एक नाम सामने आया जिसका नाम जो था रंजीत नाम था। उसको रंजीत उर्फ रंजीत डॉन, रंजीत मंडल उर्फ रंजीत डॉन कहा जाता था। रंजीत डॉन का नाम सामने आया कि ये हो सकता है कि इसने किया हो और इसके ऊपर इससे पहले भी कुछ किडनैपिंग के ही मामला दर्ज हैं। तो पुलिस को ऐसा लगा कि शायद अब हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। पुलिस ने इसका फॉलोअप चालू किया। ये कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा था। पुलिस ने इसके जो लोग थे, यानी इसके जो टच के लोग, इसके गिरोह के लोग, उनका नंबर था पुलिस के पास। तो पुलिस ने उन सारे नंबर्स को ट्रेसिंग करने में डाला। तो वहाँ पर एक एड्रेस बार बार सामने आ रहा था। और ये जो आदमी को पुलिस ने लाई थी इलाहाबाद से, उसने कहा था कि 100 किलोमीटर दूर तक है जंगल में, वहाँ पर हम लोगों को लेके गए थे और वहाँ पर हमारा किडनैप हुआ था। एक एड्रेस सामने आया लखीसराय का। अब लखीसराय को पुलिस ने फॉलो करना शुरू करी। उसका पूरा डिटेल पुलिस ने निकाली और डिटेल निकालने के बाद में पुलिस ने तय किया कि आधी रात को इस जगह पर हम लोग जाएंगे। पूरा एक बड़ा ग्रुप पुलिस का, तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिस वाले इस एक मिशन में शामिल थे और पुलिस ने इसको बखूबी अपने रोल को निभाया और बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। 100 पुलिस के आसपास ये लोग गाड़ी लेकर पहुंचते हैं जंगल में और जंगल से तकरीबन आधा एक किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और वहां से पुलिस ने चलते चलते जाना शुरू किया और पूरे हथियारों के साथ में पुलिस। जैसे ही पुलिस वहाँ पर वो जो कमरा था, जो एक झोपड़ा जैसा बन था वहाँ पर जंगल के अंदर, जहाँ पर ये दोनों भाइयों को रखा हुआ था, ऐसा पुलिस को शक था। ये लोग पुलिस वाले वहाँ पहुँचे उससे पहले ही सामने से किसी ने फायर किया पुलिस के ऊपर फायर किया। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की और काफ़ी देर तक पुलिस का और कुछ क्रिमिनल्स का आमना सामना हुआ। फायरिंग होती रही आपस में, मगर क्योंकि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थे और वो जो क्रिमिनल्स थे वो लोग बहुत कम थे, तो क्रिमिनल्स जो थे उन लोगों ने हथियार डालकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद में वहाँ से वो जो रंजीत डॉन तो भाग गया, मगर 5 लोगों को पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार किया और 2 लोग थे वहाँ पर, उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे और वो लोग को वहाँ पर लिटाया हुआ था बांध कर। पुलिस ने जब उनको देखा तो पता चला कि यही सुरेश है और यही कपिल है। तो इस तरह से पुलिस ने सुरेश और कपिल को रिहा किया और रिहा करने में पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। उसके बाद में कुछ महीनों तक पुलिस ने रंजीत डॉन की तलाश की। कुछ महीने के बाद में पुलिस को पता चला कि रंजीत डॉन अपने एक चाचा के बेटे के लड़के की शादी में आ रहा है। तो रंजीत डॉन वहाँ पर पहुँचा और शादी में आया वो, और यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने पूरी तरह से वहाँ पर ट्रैक बिछाया, पूरा जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद में रंजीत डॉन को वहाँ पर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में रंजीत डॉन ने बताया कि इससे पहले उसने मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई सारे स्टेट्स का नाम लिया कि जहाँ पर इसने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। बहुत अफसोस, फिर मैं कहूँगा कि बहुत अफसोस की बात है कि लोग किडनैप्ड होते हैं और करोड़ों रुपया दे देते हैं किडनैपर्स को, मगर पुलिस की सहायता लेना पसंद नहीं करते। बहुत अफसोस की बात है, आज भी हम इस देश में जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ ऊपर वाला नहीं करे कि आपके साथ कभी कहीं ऐसा हो, मगर आपके आसपास में अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ मेहरबानी करके पुलिस का सपोर्ट लीजिए। पुलिस आपके लिए हमेशा 24/7 मौजूद है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।